स्थान है जिसे इतिहास ने हीरो कहा, लेकिन वक्त के साथ दुनिया ने लगभग भुला दिया। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अरे देख, तेरे घर में नया मेहमान आया है। नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। पिता J.M. कौशिक एयरफोर्स में थे, इसीलिए बचपन से ही वर्दी और देशभक्ति का माहौल देखा। रविंद्र बचपन से ही कुछ अलग था। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी थी थिएटर में। वह दोस्तों के साथ मिलकर नाटक करता, रोल किया करता था। दोस्त उसे विनोद खन्ना बुलाते थे, क्योंकि उसकी शक्ल और अंदाज कुछ उस हीरो जैसा था। बड़ा होकर रविंद्र लखनऊ चला गया। वहाँ नेशनल ड्रामा मीट में हिस्सा लिया। एक नाटक में उसे भारतीय सेना के अफसर का रोल मिला। रोल इतना शानदार था कि लोगों को लगा असली अफसर है। नाटक में एक सीन था जहाँ चीनी सेना उससे पूछताछ कर रही थी और वह देश का राज नहीं बेचता। उसके अदाकारी के दीवाने हो गए दर्शक, और उन दर्शकों में बैठे थे कुछ और भी लोग, कुछ ऐसे लोग जिनका काम था देश की सेवा करना, लेकिन पर्दे के पीछे से। नाटक खत्म होने के बाद दो सज्जन रविंद्र के पास आए। साधारण कपड़े, साधारण चेहरे, लेकिन आंखों में असाधारण चमक। उन्होंने रविंद्र से कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। सिर्फ अभिनय ही नहीं, तुमने महसूस किया उस रोल को। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। रविंद्र हैरान था, लेकिन उनके साथ चला गया। एक अकेली जगह पर उन्होंने उससे पूछा, रविंद्र, क्या तुम सिर्फ अभिनय करना चाहते हो या देश के लिए कुछ असली करना चाहते हो? रविंद्र ने पूछा, क्या मतलब सर? मतलब ये कि तुम में वो काबिलियत है जो बहुत कम लोगों में होती है। तुम अपने आप को बदल सकते हो, किसी और की जिंदगी जी सकते हो। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वे दो सज्जन और कोई नहीं, बल्कि रॉ के अफसर थे। रविंद्र को एजेंट बनाने का काम उन्हें सौंपा गया था। रविंद्र राजी हो गए। ओके सर, आई एम रेडी। उस वक्त उसकी उम्र थी महज 21 साल। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अगले 2 साल उसकी ट्रेनिंग में गुजरे। रविंद्र को पाकिस्तान जाना था, एक पाकिस्तानी मुसलमान बनकर, इसलिए उसने उर्दू सीखी। इतनी शुद्ध उर्दू कि लखनऊ के अफसर भी हैरान रह गए। कुरान पढ़ी, इस्लाम की बारीकियां समझी, नमाज का तरीका सीखा, रोजे रखे, और सबसे बड़ी बात, एक पाकिस्तानी मुसलमान बनने के लिए उसका खतना भी करवाया गया। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद अब रविंद्र पूरी तरह तैयार था। उसकी नई पहचान बनी, नबी अहमद शाकिर। पेशा, इस्लामाबाद का एक साधारण नागरिक। भारत में उसके सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। अब दुनिया में रविंद्र कौशिक नाम का कोई नहीं था। नवंबर 1975, ठंड का मौसम था। 23 साल का रविंद्र, यानी अब नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तान पहुंचा। उसके पास था सिर्फ एक बैग, कुछ पैसे और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। सबसे पहले उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। LLB की पढ़ाई शुरू की। वजह, यूनिवर्सिटी में उसे नए लोग मिलेंगे, नए कनेक्शन बनेंगे, और हुआ भी वैसा ही। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो पाकिस्तानी सेना में थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सेना में नौकरी के लिए अप्लाई किया। अकाउंट सेक्शन में क्लर्क की नौकरी मिल गई। छोटी सी नौकरी, लेकिन बड़ा मौका। यहाँ से उसे पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स, उनकी मूवमेंट, उनके खर्चे, सब कुछ दिखने लगा। रविंद्र ने चुपके से काम करना शुरू किया। जो भी अहम जानकारी मिलती, उसे गुप्त तरीकों से रॉ तक पहुंचा देता। कभी डेड ड्रॉप के जरिए, कभी एनक्रिप्टेड संदेशों के जरिए। उसकी जानकारियां इतनी कीमती थीं कि दिल्ली में बैठे रॉ के अफसर हैरान रह जाते। नबी अहमद शाकिर सिर्फ एक क्लर्क नहीं रहा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर अफसर खुश हुए। उसे प्रमोशन मिला, कमीशन्ड ऑफिसर बनाया गया, फिर मेजर के पद तक पहुंच गया। सोचो, एक भारतीय जो असल में रविंद्र कौशल है, वह पाकिस्तानी सेना में मेजर बनकर बैठा है और उनका हर राज्य भारत पहुंचा रहा है। इस दौरान उसकी मुलाकात अमानत नाम की लड़की से हुई, एक साधारण पाकिस्तानी लड़की। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, फिर बच्चा भी हुआ। अमानत को कभी पता नहीं चला कि उसका पति नबी अहमद शाकिर असल में हिंदू है, भारतीय है, और सबसे बड़ी बात, उसी पाकिस्तानी सेना की जासूसी कर रहा है जहां वह नौकरी करता है। रविंद्र की जानकारियां रॉ तक पहुंचती रहीं। 1979 से 1983 के बीच उसने पाकिस्तानी सेना की अहम मूवमेंट, अफसरों की पोस्टिंग, युद्ध सामग्री की ढुलाई, हर चीज की जानकारी भेजी। उसके काम से खुश होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे खास तौर पर सम्मानित किया। नाम दिया द ब्लैक टाइगर। 1981 में रविंद्र एक बार गुप्त रूप से भारत आया। उसके छोटे भाई की शादी थी। परिवार से मिलने की तड़प थी, लेकिन वह अपने परिवार को सच नहीं बता सकता था। उसने बताया कि वह दुबई में नौकरी करता है, वहीं शादी कर ली है। परिवार खुश था कि उनका बेटा ठीक है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह आखिरी बार था जब वे उसे देख रहे थे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितनी बड़ी कामयाबी थी रविंद्र की, उतना ही बड़ा खतरा भी था।
और वो खतरा आया इनायत मसीह के रूप में। इनायत मसीह भी रॉ की एजेंट थी। उसे 1983 में पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। ISI ने उससे पूछताछ की और इनायत ने सब कुछ उगल दिया। नाम बता दिए, ठिकाने बता दिए, हर राज खोल दिया। और उन नामों में एक नाम था नबी अहमद शाकिर। ISI वालों के होश उड़ गए। एक भारतीय जो उनकी सेना में मेजर है और 8 साल से उनकी जासूसी कर रहा है, यह उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात थी। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट डिटेंशन सेंटर में उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उससे पूछा गया, तू कौन है, कहां से आया है? लेकिन रविंद्र ने एक भी राज नहीं खोला। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं नबी अहमद शाकिर हूँ, पाकिस्तानी नागरिक हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कुछ वजहों से सजा उम्र कैद में बदल दी गई। उसे मियां वाली जेल भेज दिया गया। अब शुरू हुआ रविंद्र के जीवन का सबसे कठिन दौर। जेल की कोठरी में उसने 16 साल गुजारे। टीबी ने उसे जकड़ लिया, दिल कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह ऑल इंडिया रेडियो के जरिए परिवार को चिट्ठियां भेजता। उन चिट्ठियों में एक सवाल बार बार आता, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उसकी चिट्ठियां परिवार तक पहुंची। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकार चुप रही। कोई जवाब नहीं आया। रविंद्र को वापस लाने की कोई कोशिश नहीं हुई। वह भूला दिया गया। 21 नवंबर 2001 मियां वाली जेल की उसी अंधेरी कोठरी में रविंद्र ने आखिरी सांस ली। टीबी और हार्ट अटैक ने उसे खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने उसे सुपुर्द ए खाक कर दिया। किसी कब्र पर नाम भी नहीं लिखा गया। जब यह खबर भारत पहुंची तो रविंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया। उन्होंने भी कुछ दिनों बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ भी नहीं बची। बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। आज 2026 है। रविंद्र कौशिक को हुए 25 साल बीत चुके हैं। उस ब्लैक टाइगर को कौन याद करता है? किसी सरकारी दफ्तर में उसका नाम नहीं है, किसी स्मारक पर उसका जिक्र नहीं है, कोई पेंशन नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, क्या उस देश ने उसे वो सम्मान दिया जिसका वह हकदार था? रविंद्र कौशिक ने कभी शिकायत नहीं की। जेल की कोठरी में भी वह मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि उसने जो किया वह सही था। उसने अपना फर्ज निभाया। बाकी इतिहास तय करेगा कि उसे याद रखना है या भुला देना है। तो अगली बार जब आप तिरंगा देखें या राष्ट्रगान सुने या देशभक्ति की कोई फिल्म देखें तो रविंद्र कौशिक को भी याद करिएगा। उस मेजर को, उस ब्लैक टाइगर को जिसने सब कुछ खोया सिर्फ इसलिए कि उसका देश सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।